आयनिक यौगिकों में प्रबल स्थिर वैद्युताकर्षण बल होने के कारण ये आयन क्या होते हैं, पास पास होते हैं, प्रबलता से जुड़े हुए होते हैं। इस कारण सामान्यतः ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो भौतिक अवस्था कैसी होती है, कठोर होती है अपने पास ही। ठीक है, फिर आगे लिखो, आयनिक यौगिक कठोर परंतु आयनिक यौगिक कठोर परंतु भंगुर होते हैं। कठोर परंतु भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है भाई, तो भंगुर का मतलब होता है कि अगर हम इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव डालें, प्रेशर डालें, तो यह टूट जाते हैं। ठीक है, कठोर परंतु भंगुर होते हैं। अर्थात इन पर बल लगाने पर यह टूट जाते हैं, क्योंकि बल लगाने पर आयनों की परत आगे की ओर विस्थापित हो जाती है, जिससे समान आवेश एक दूसरे के समीप होते हैं। तथा समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण के कारण यह टूट जाते हैं। तो आयनिक यौगिक भौतिक अवस्था कैसी है, कठोर है लेकिन भंगुर है। बहुत अधिक कठोर होते हैं लेकिन साथ में क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं। क्योंकि जैसे अपन दबाव लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो इनकी परत जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। सेकंड लिखो, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। बल होता है। इस कारण इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। गलनांक व क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। ठीक है, तो गलनांक क्वथनांक के मान अधिक होते हैं, उसका कारण पता चल गया कि भाई इनके बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, और प्रबल आकर्षण बल होता है तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, गलनांक क्वथनांक के मान अधिक होंगे। क्यों? क्योंकि आयन एक दूसरे से प्रबलता से बंधित होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चालकता।
थर्ड पॉइंट है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता देखिए, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रवित अथवा जलीय विलयन में, द्रव गलित अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। द्रवित अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि द्रवित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में, द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन में यह आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इस कारण यह विद्युत चालकता दर्शाते हैं। इस कारण यह विद्युत चालकता दर्शाते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था में तो प्रबल आकर्षण बोले तो आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता है, इसलिए कुचालक है। लेकिन गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में इनके परत टूट जाते हैं और आयन मुक्त रूप से गति करते हैं, जिसके कारण ये विद्युत की चालकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विलेयता। विलेयता, आयनिक यौगिक सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों, आयनिक यौगिक सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलय होते हैं, क्योंकि विलायक विपरीत आवेशित विलय के आयनों को, विपरीत आवेशित विलय के आयनों को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेशित विलय के आयनों को आकर्षित करते हैं, जिससे मुक्त होने वाली ऊर्जा को जल योजन ऊर्जा, मुक्त होने वाली ऊर्जा को जल योजन ऊर्जा अथवा विलायकन ऊर्जा कहते हैं, अथवा विलायकन ऊर्जा कहते हैं। इस अंतरक्रिया के कारण आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। इस अंतरक्रिया के कारण
अंतर क्रिया के कारण आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। ठीक है भाई। देखो सबसे पहली बात तो ध्रुवीय विलायक क्या होता है। तो ध्रुवीय विलायक ऐसे, देखो OH बंद है तो साजिश इलेक्ट्रॉन किस तरह जाएंगे ऑक्सीजन पे, इस पे कौन सा आ जाएगा माइनस, हाइड्रोजन पे कौन सा आ गया प्लस, सेम चीज यहां हो गई, इस पे आ गया, सॉरी ये चला गया, इस पे आ गया माइनस, इस पे क्या आ गया प्लस। तो यहां जल के अणु के अंदर दो पोल बन गए, एक तो ऋणावेशित ऑक्सीजन और दूसरा धनावेशित हाइड्रोजन। ठीक है। तो ऐसे यौगिकों को अपन बोलते हैं ध्रुवीय यौगिक, जिसमें दो ध्रुव बन जाते हैं, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। तो ऐसे जो अपने पास विलायक है उनको बोलते हैं ध्रुवीय विलायक। अब आयनिक यौगिक जो होते हैं वो इन विलायकों के अंदर विलय होते हैं। क्यों होता है, मान लो सोडियम क्लोराइड है। अब जैसे ही मैंने सोडियम क्लोराइड को जल में डाला तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे तो होता है प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस। ठीक है। जैसे ध्रुवीय विलायक में डालते हैं तो विलायक का जो O2 नेगेटिव है वो तो सोडियम को, और जो H प्लस है वो क्लोराइड को इस तरह से चारों तरफ से घेर देते हैं। ठीक है। विपरीत आवेशित आयनों को चारों तरफ से कवर कर लिया। ये देखो Cl भी ऐसे हो रहा है, Cl H प्लस आयन से गिर गया और सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से चारों तरफ से गिरा हुआ। ठीक है। तो यहां पर ये जो आयनिक यौगिक है इसमें जो आयन है वो विलायक के विपरीत आवेश से चारों तरफ से गिर जाते हैं। और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है आकर्षण। तो ये जो विलायक के नेगेटिव आयन है वो क्या करते हैं सोडियम आयन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और इसका जो पॉजिटिव आयन है वो क्लोराइड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब इसको आकर्षित करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड के बीच का बंध टूट जाएगा और ये क्या हो जाएंगे जल में घुल जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर विलायक के अणु और आयनिक यौगिक के विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो आकर्षण होता है उस आकर्षण के कारण कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं जल योजन ऊर्जा अथवा विलायक। अगर जल है तो बोलेंगे जल योजन, और जल के अलावा कोई दूसरा विलायक है तो उसे क्या बोलते हैं विलायक। अब देखो यहां पर दो पॉइंट हो गए। जब आयनिक यौगिक का निर्माण होता है तो आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण होता है, उसके कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है वो है जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा तो आयनिक यौगिकों के निर्माण में काम आती है और विलायकन ऊर्जा आयनिक यौगिक को तोड़ने में काम आती है। अब जल की विलेयता किस पर निर्भर करती है, अगर विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है तब तो यौगिक क्या हो जाएगा जल में विलय हो जाएगा। और अगर जल योजन अथवा विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से कम है तो यौगिक क्या होगा अविलय होगा। ठीक है। तो ये हो गए अपने पास आयनिक यौगिकों की विलेयता। तो आपने क्या कहा आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। जब इन्हें ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो विलायक के विपरीत आवेशित आयन जो है वो इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखो सोडियम ऑक्सीजन से गिरेगा और क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन से। ठीक है। तो विलायक के अणु इन आयनों के साथ आकर्षण दर्शाते हैं और उस आकर्षण के कारण जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसे जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा कहते हैं। और अगर ये विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक है तो ये बंध टूट जाएगा और ये सोडियम अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, यानी आयनिक यौगिक जल में विलय हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऊर्जा का मान कम है तो अविलय रहेगा। ये हो गया अपने पास आयनिक यौगिकों के अभिलक्षण या आयनिक यौगिकों के गुण। ठीक है। तो आयनिक यौगिक गुण कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे सह संयोजक बंध के बारे में बात करेंगे और सह संयोजक बंध और उनके गुणों की बात करेंगे। ठीक है।